We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. को बता दें कि पश्चिम एशिया में चल रहे शांति वार्ता के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की घटना के बाद भारतीय नौसेना ने हॉर्मूज के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें लारक द्वीप से दूर रहने और केवल नेवी के निर्देश पर ही वहां से गुजरने को कहा गया, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, जो बताया गया है, वो ये है कि भारतीय नौसेना हॉर्मूज पार करने के लिए इंतजार कर रहे सभी भारतीय जहाजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है और अब तक 11 भारतीय जहाज हॉर्मूज पार कर चुके हैं। आखिर टैंकर देश गरिमा 18 अप्रैल को पार हुआ था और उसी दिन 2 भारतीय जहाजों जग अनवर और सनमार हेराल्ड पर ईरानी गार्डों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। ईरान ने साफ कहा कि अभी उसका अमेरिका के साथ नई बातचीत का कोई प्लान नहीं है। वहीं विदेश मंत्री यानी कि भारत के विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि फिलहाल अगली वार्ता को लेकर कोई तैयारी नहीं चल रही। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। तो टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे सीधे उन मुद्दों पर जिस पर भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी। सर, तो आपसे समझना चाहूंगी कि अभी तक हमने देखा कि ईरान और इजराइल, अमेरिका तीनों के बीच जिस तरीके से झड़प बनी हुई है पश्चिम एशिया में, लेकिन इस बीच हमने भारत का बहुत डिप्लोमेटिक स्टैंड देखा। कई बार ईरान की तरफ से थैंक्स का भी मैसेज सामने आया, थैंक यू इंडिया, आपने जो मदद की उस बीच थैंक्स कहा। हमने देखा कि सभी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद था। हमने एलपीजी संकट देखा, हमने पेट्रोल को लेकर लोगों में जो चिंताएं बढ़ रही थी वो देखा, लेकिन इस बीच भी सर हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भारत के लिए खुला था। भारतीय जहाज बड़े ही आराम से आवाजाही उनकी हो रही थी। कई गैस एलपीजी को लेकर जो शिप्स हैं वो आराम से आ जा रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने भारतीय जहाज पर हमला कर दिया और सिर्फ हमला ही नहीं किया, उसके बाद भारत ने भी तगड़ा एक्शन लिया और एडवाइजरी जारी कर दी। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, मतलब इसका निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईरान कैसे इस ढंग की चीजें करना कि जो हरकत उसने की, इसकी उम्मीद नहीं थी। और इसलिए जिस दिन हुआ उस दिन यहाँ के जो राजदूत हैं ईरान के, उनको बुला के ये भी कहा गया कि भाई हम इस पूरे युद्ध में कहीं भी किसी तरफ नहीं है, न्यूट्रल है और भारतीय जहाजों पे हमला करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो भी भारत जो है जो मदद हो सकती है, क्योंकि युद्ध में तो नहीं है। जो भारतीयों ने जो दिए थे पैसे, गहने, जेवर, तमाम जो सहायता सामग्री दी थी, वो सब वहां पहुंचवाया भी। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी लड़ाई जो चल रही है अभी वहां पे, उसमें ईरान कहीं ना कहीं से अब क्या कह सकते हैं कि हताशा में वो कुछ भी कर दे रहा है, क्योंकि जिस ढंग से ट्रंप ने कहा है कि भाई उसका जो यूरेनियम है, जो संवर्धित यूरेनियम है, वो B-2 बम्बर से जो गिराया गया था, वो जमीदोज है, उसको निकालना है, वो पूरी तरह ले आएंगे। ईरान कभी यूरेनियम का जो है वो संवर्धन नहीं कर पाएगा, यानी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। ये तमाम चीजें उसमें आ गई थी। ईरान में एक तो दो लग रही है बात की जो बातचीत हो रही है वो हो रही है पॉलिटिकल लीडरशिप से, या तो विदेश मंत्री हो या वहां पे राष्ट्रपति हो, जो बयान आ रहे हैं उनके आ रहे हैं, लेकिन जो रियल पावर वहां पे है वो तो रिवोल्यूशनरी गार्ड के पास है। और रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो उसकी क्या सोच है, वो अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक पूरा का पूरा उसका था कि हम ईरान को जो है एक न्यूक्लियर शक्ति बनाएंगे और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, उसका एक पूरा का पूरा मोटो रहा है। और आज से नहीं, 79 से जब से ये रिवोल्यूशनरी गार्ड आया, जब से नई रिजीम वहां पे आई है, तब से उनका एक, वो हर जगह कहते हैं, उनको छुपाते भी नहीं है। तो वो उसका क्या होगा,
और अगर वो नहीं रहा तो एक हेजोमनी, एक बड़े राष्ट्र के रूप में और खासतौर पे शिया देश के रूप में जो अपने आप को स्थापित करना चाह रहा था पूरे खाड़ी के देशों के बीच में भी और पूरी दुनिया में भी, उसका क्या होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया में संकट है, जो भारत परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, हॉर्मुज़ के बंद होने से तेल की कीमतें थोड़ी गिरी हैं, 88, 89, 90 के आसपास डॉलर पे प्रति बैरल आई है, लेकिन वो भी ज्यादा है। और जरा सा टेंशन होगा क्योंकि उसी से वो ब्लैकमेल, हॉर्मुज़ के अलावा ईरान के पास ब्लैकमेल के लिए अमेरिका को टेबल पे लाके बातचीत करवाने के लिए और कुछ है ही नहीं जी। तो वो हॉर्मुज़ को कहीं ना कहीं से यूज करना चाह रहा है। और उस पे जो अमेरिका ने जो बाहर ब्लॉकेड कर रखा है कि भाई अब ईरान के जितने भी पोर्ट हैं वहां से कोई भी सामान नहीं जाएगा। और आज आपने देखा कि उसका एक मालवाहक जो जहाज था उसको जब्त कर लिया अमेरिका ने, आज ही कर लिया जब्त। बिल्कुल। तो ये लड़ाई जो है वो झुकाने के लिए एक दूसरी तरफ से है कि ईरान कहीं ना कहीं झुक जाए, जो अमेरिका चाहता है वो मान ले। आपको ध्यान होगा 11-12 तारीख को जब पहली बातचीत हुई थी तो ये कहा गया था कि लड़ाई जो है वो समझौता सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह को लेके नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल ने इसमें हिजबुल्लाह पे हमला करता रहा, वरना सब कुछ ठीक हो गया था, सब बन गया था। और हॉर्मुज़ खोलने की बात हुई, फिर पाकिस्तान बीच में आया और इजराइल अभी तो हमने एक दिन पहले देखा ना, एक दिन पहले हमने देखा ना कि किस तरीके से ईरान के तरफ से जो है ट्वीट किया गया। अब्बास अरागची ने ट्वीट कर दिया कि अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से खोला जाता है। ये किसी सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने नहीं आई। और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट जो है वो सामने आता है और वो लिखते हैं थैंक्स ईरान, तमाम बातें लिख के थैंक्स ईरान लिखते हैं वो। लेकिन इस बीच जहां कहा जाता है कि जब तक सीज फायर लागू है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुला रहेगा, लेकिन इस बीच ईरान का ये फैसला, ये कदम उठाना भारतीय जहाज़ों पर, जिसपे शुरुआती से ही, इस युद्ध की शुरुआत से ही हमने देखा है कि भारत जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बिल्कुल खुलकर जो है अपनी बातें रखता है। और ना ईरान से कोई बैर है, ना इजराइल से कोई बैर है, ना ही अमेरिका से कोई बैर है। अगर हम टैरिफ को हटाते हैं तो भारत और अमेरिका के रिश्ते भी जो है वो ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन अचानक ईरान का ये कदम किस तरीके से, मतलब क्या सोचकर आखिर ये ईरान जो है ये कदम उठा है, वजह इसके पीछे क्या हो सकती है सर? देखिए ये हताशा में है, ये और कोई वजह, कोई रेशनल कारण, कोई तार्किक कारण नहीं हो सकता है। क्योंकि समस्या ये हो गई है कि हॉर्मुज़ खोलने के लिए तैयार होने के बावजूद भी जो अमेरिका है उसका ब्लॉकेड बना हुआ है। वो हॉर्मुज़ के बाहर उसके जंगी जहाज वहां पे खड़े हैं और जो भी चीजें, जो भी जहाज वहां से निकलेगा सब पे निगरानी कर रहे हैं। और अमेरिका ने साफ कह दिया है कि भाई हॉर्मुज़ पूरा खुला है नहीं खुला है हम देखेंगे, और जब तक पूरा नहीं खुलेगा तो नहीं होगा। अब ईरान ये चाह रहा है कि उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, हॉर्मुज़ पे उसका एक अधिकार मान लिया जाए कि हॉर्मुज़ से अगर वो चाहे तो टोल वसूली भी करे, जैसा कि बीच में आपने देखा है किया उसने 2-2 लाख डॉलर जो है प्रति जहाज उसने वसूले। तो वो एक चाह रहा है कि वहां का एक गेट कीपर बने और वसूले, वो अमेरिका होने देना चाहता है। अब वो चूंकि ईरान से कोई सामान नहीं निकल पा रहा है, अमेरिका का ब्लॉकेड वहां पे है, तो ये मेन लड़ाई हो गई है कि अमेरिका वहां से अपने शिप वापस ले और उसके बाद खुले, लेकिन बिना समझौते के, बिना यूरेनियम को वापस किए बिना मतलब जो परमाणु कार्यक्रम है उसको पीछे छोड़े बिना अमेरिका अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए आप देखो कि पाकिस्तान में जो बातचीत होने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, शायद पहुंच भी गए होंगे, वार्ताकार वहां से आ रहे हैं, लेकिन ईरान मना कर रहा है कि हम बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। वैसे पिछली बार 10-11 तारीख को जो बातचीत थी तो अंतिम समय तक ईरान यही कहता रहा कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, वो एग्रेशन है, वो उसने हम पे हमला किया है, हमने नहीं किया है, लेकिन अंतिम समय में वो आ गया था। अब पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं अब जनरल मुनीर, वो अब ईरान भी गए थे। आज ये बात आ रही है कि उन्होंने ट्रंप से बात भी की है और ट्रंप ने कहा है कि भाई आपका जो वो है प्रपोजल है हॉर्मुज़ को लेके, उस पे हम विचार करेंगे। बिल्कुल। अब बात यह है कि अगर हॉर्मुज़ को लेके
ये क्लैरिटी की पहले जैसी स्थिति जैसे हॉर्मुज था कि दुनिया के जितने भी जहाज थे सब आते जाते थे, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, वो स्थिति लाना चाहता है अमेरिका और पूरी दुनिया चाहती है। ये 51 देशों का जो संगठन है जो यूके के अगुवाई में बना है, भारत भी है, जिसकी बैठक हुई थी विदेश मंत्रियों की और सबने यही कहा कि हॉर्मुज को खोलो। लेकिन ईरान को इस बार लग गया है एक क्या कहते हैं कि उसको कि जो शेर को जो खून का जो स्वाद आ जाता है वो देख लिया है कि वो चाहे तो हॉर्मुज को बंद कर सकता है और कोई भी उसको चैलेंज करने के लिए नहीं है। तो हॉर्मुज पे एक सर लेकिन इसी पर बार बार चैलेंज किया जा रहा है ना। हम देख तो रहे हैं कि आखिर मेन इस जो लड़ाई का मुद्दा है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। एक तरफ से ईरान कह रहा है कि पूरी संप्रभुता जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, पूरा मालिकाना हक जो है वो ईरान का है, तो दूसरी तरफ से अमेरिका कहता है कि हमने नाकेबंदी कर दी है। इस लड़ाई के बीच ये मैसेज भी आ जाता है ईरान की तरफ से कि हम जो है जब तक सीज फायर 2 हफ्ते का सीज फायर लागू किया गया अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस बीच जो है ईरान की तरफ से ये मैसेज आ जाता है कि सीज फायर जब तक लागू है तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं। लेकिन ये अचानक से भारत पर जो ये हमला होता है, भारतीय जहाज़ों पर ये जो हमला है, ये इसकी क्या मतलब निकल रहे हैं सर? ये मैंने वही कहा कि ईरान का जो ये हमला है और भारतीय जहाजों पे और जो बातचीत आई है, बातचीत की रिकॉर्डिंग आई है कि आपने परमिशन दिया जाने के लिए और जब वो जाने लगे तो अचानक आपने उस पे हमला कर दिया। इसका मतलब कि कम्युनिकेशन उनके बीच में नहीं है। जो वहां पे हॉर्मुज पे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के लोग जो तैनात हैं वहां पे, उन तक मैसेज नहीं पहुंचा कि इन जहाजों को भेजना है, या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। ये कोई तार्किक बात नहीं है। भारत के जहाज को पे हमला करना, गोलीबारी करना, चेतावनी देना और वापस उसको लौटा देना, इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि ईरान ये दिखा रहा है कि चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी जहाज हो, वो हम गुजरने नहीं देंगे। वहीं अमेरिका अड़ा हुआ है कि ईरान के किसी भी पोर्ट से कोई भी जहाज वहां से नहीं गुजरेगा। और चीन भी देखो तो चीन का भी लगभग 1/3 जो तेल है वो वहीं से आता है। अभी तक जितने दिन का आप लड़ाई देख रहे हो, 28 फरवरी से शुरू हुआ था, तो तब से लेके जो ईरान है अपने तेल लगातार बेच रहा था, चीन को जा रहा था, बाकी जगह जा रहा था। जो बाकी सऊदी अरब, यूएई, इराक से जो तेल निकल रहे थे उन जहाजों पे उसने ब्लॉक किया हुआ था। अब चूंकि अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया है तो चीन को भी तकलीफ हो गई है जहां जहां वो बेच रहा था। तो यानी कि ईरान फंसा हुआ है बिल्कुल। लेकिन एक और जो मुख्य पॉइंट, मेन मुद्दा जो है वो समझना चाहूंगी कि अभी तक हमने तो देखा कि इस युद्ध के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं इंडिया के तमाम तीनों ही देशों की, अगर मैं बात करूं, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, रिश्ते इस बीच जो हैं तीनों के साथ अच्छे रहे। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जहाजों पर सीधे तौर पर हमला कर दिया ईरान ने, तो क्या रिश्ते पर क्या कुछ असर पड़ेगा इस बीच, भारत और ईरान की अगर मैं बात करूं तो? निश्चित रूप से ऐसा है कि भारत अब वो पुराना वाला भारत नहीं है कि आपने कुछ कर दिया और उसको माफ कर दिया जाए। रिश्ते पे निश्चित रूप से पड़ेगा असर। और इसीलिए आपने देखा कि जिस वक्त हमला हुआ तत्काल ईरानी राजदूत को बुला करके एमईए में और जताया गया नाराजगी कि आपने ये गलत किया है, और भारत की तरफ से बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अब बात उसमें जो मुझे लग रही है, कहीं ना कहीं से ये लग रही है बात कि चूंकि पाकिस्तान जो है वो आगे आया है बातचीत करवाने के लिए, ईरान को ये बचाए रखना चाहता है, उसके पीछे चीन का भी हाथ हो सकता है क्योंकि ईरान जो है वो चीन को तेल सप्लाई करता रहा है, युआन में करता रहा है। ये तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जो है अगर ईरान की अर्थव्यवस्था बची हुई, क्योंकि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन चीन वहां से लगातार खरीद रहा है, व्यापार कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं, जो आरोप लग रहा है कि जो ईरान जो हमले कर रहा था जो अमेरिकी ठिकानों पे और ये खाड़ी के देशों में, वो सैटेलाइट जो चीनी सैटेलाइट है उसका अधिकार दिया हुआ था ईरान को, वहीं से वो टारगेट कर रहा था। अच्छा सर, हमने पाकिस्तान और भारत की जब दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो एक डायलॉग जो है हमने बार बार सुना, ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो अब जब ईरान ने भारतीय जहाजों पर हमला किया है और जिस तरीके से तुरंत हमने पहले देखा कि ईरान ने जो ट्वीट किया, ईरान की तरफ से जो ट्वीट हुआ,
तुरंत ही हमने देखा कि ट्रंप ने भी उस पर बैक ट्वीट किया, थैंक यू ईरान। तो अब जब ईरान ने भारतीय जहाज़ों पर हमला किया, MEA ने तुरंत नाराज़गी जताई, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ईरान के साथ? क्या रिश्तों में खटास आ जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से आएगी। अभी तत्काल आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये ईरान पे निर्भर करता है। अगर ईरान इस पे कह देता है कि हाँ भाई हमारा जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था, लोकल जो रिवोल्यूशनरी गार्ड वहां पे मैरीन में वहां तैनात थे हॉर्मुज में, उन्होंने गलती से कर दिया, अगर इस ढंग की कुछ सफाई आती है तो चल सकती है। और नहीं तो भारत जो है, जो एक ईरान के साथ अच्छे संबंध करता था, अभी ईरान के खुद जो हैं जो प्रतिनिधि वहां के जो सुप्रीम लीडर के हैं, वो बोल रहे थे कि हमारे जो है 5000 साल पुराने संबंध हैं, हम बहुत पुराने रिलेशन हैं, सब कुछ कर बोल रहे थे। वो कहीं ना कहीं से नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि ईरान ये भी देख रहा है कि जो नंबर 1 दुश्मन जिसको बोलता है पूरे उस इलाके में, वो इजराइल को, और इजराइल से भारत के अच्छे संबंध हैं। जो उसकी जो कंपटीशन जिससे के साथ है उसका, वो यूएई के साथ, यूएई एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है और यूएई के साथ बहुत अच्छे संबंध है भारत के, प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि वहां पावर और बैलेंस जो है ना, वो बिगड़ रहा है। और भारत जो पहले ईरान को जितना वैल्यू देता था, उतना कहीं ना कहीं से अब कम हो रहा है। यूएई की तरफ ज्यादा झुक रहा है, ओमान की तरफ झुक रहा है। शायद ईरान को ये भी पसंद ना हो। क्या है सर, लेकिन सर टू द पॉइंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारा शो ही है टू द पॉइंट, तो हम लोगों को टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है जानकारी देंगे। सर, इस बीच एक और बड़ा सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी है, लेकिन उस बीच ट्रंप ने मुनीर को फोन लगाया। इस फोन लगाने का क्या संदेश है, क्या मतलब है? और इसी में सर एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी, वो ये है कि क्या इस बातचीत से पहले ही ईरान, यानी कि अमेरिका और ईरान के बातचीत से पहले ही क्या ट्रंप की तरफ से जो है हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा? इस बातचीत का ये मतलब निकाला जा सकता है? देखिए, उसमें बिल्कुल सीधी सी बात यह है, आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात यही है कि हॉर्मुज को लेके अब मुद्दा फंस गया है जी। क्योंकि अब एक तरह से आप देखें तो जो लेबनान का इशू था, जो हिजबुल्लाह का इशू था, उसमें भी एक सीज फायर की बात आ गई है। जो सीज फायर की बात इसने की है, आपके इजराइल ने दिया है, तो वहां भी हो गया है। अब जो बात आज ट्रंप की आ रही थी, क्योंकि वो बातचीत करने के लिए जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो पहुंच रहे हैं और ये माना जाता कि मंगलवार को पाकिस्तान में बातचीत होगी। अंतिम समय में ईरान ने मना कर दिया कि भाई हमारा कोई भी नहीं जाएगा बातचीत करने के लिए, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और जनरल मुनीर के लिए, जो अभी ईरान भी घूम के आए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं लगातार कि हम बातचीत करके और समस्या का हल निकालेंगे, तो निश्चित रूप से ट्रंप ने जो बातचीत की होगी इसीलिए की है। और जो पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि जनरल मुनीर ने ये साफ कहा है कि हॉर्मुज को लेकर के मामला फंस गया है, क्योंकि आपने ब्लॉकेड किया हुआ है और ईरान ये चाहता है कि आप ब्लॉकेड हटा लें। अब ट्रंप की बात जहां तक आ रही है, जो अमेरिकी मीडिया से खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने कहा कि ठीक, इस पे हम विचार करेंगे। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, अब कुछ दिन लगेगा यहाँ पे, चाहे वो 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, हो सकता है आज रात में ही कुछ डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि बातचीत के एजेंडे पे कहीं ना कहीं एक साथ ये लोग आ जाएंगे। बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। लेकिन ये देखिए ना, शहबाज शरीफ को सर, ये देखिए ना, शहबाज शरीफ को फोन ना करके मुनीर को ट्रंप की तरफ से फोन किया जाता, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? हालांकि पाकिस्तान जो है पूरी मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो 2 बिल्लियों के लड़ाई में जो है राजा बनने की हालांकि कोशिश पूरी जो है वो कर रहा है, लेकिन इसका क्या मतलब निकाला जाए कि मुनीर को फोन जा रहा है, शहबाज शरीफ को फोन नहीं जा रहा है? तो क्या इससे ये संदेश देने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान ही जो है ये संदेश दे रहा है कि मुनीर जो है वो ज्यादा पावरफुल है शहबाज के कंपैरिजन में? देखिए इसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है, कोई श्रेय नहीं है, सिर्फ पोस्टमैन की तरह वो काम कर रहा है। वो यहाँ की बात वहां पहुंचा रहा है, वहां की बात यहाँ पहुंचा रहा है। जहां तक जनरल मुनीर की बात है, वो रियल पावर उसी के हाथ में, यानी कि सत्ता की चाबी जो है वो मुनीर के पास है।
मुनीर है, रियल पाकिस्तान मुनीर चला रहा है और जी। शहबाज शरीफ साफ साफ दिख रहा है, हमें जी। भी दिखता है जी। कि वो सिर्फ एक पपेट जी। हैं जो मुनीर के पीछे पीछे घूमते जी। हैं। तो जिसके पास रियल पावर है उसी से वो बातचीत कर रहे हैं, और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई डील करवा रहा है, वो एक पोस्टमैन की भूमिका में है जो इस वक्त चाहिए कि जाके वहां से करे। तो ईरान की जो बात होती है वो अमेरिका तक पहुंचाता है, अमेरिका की जो बात होती है वो यहाँ तक पहुंचाता है, चाहे वो हिजबुल्लाह यानी कि का मामला पोस्टमैन हो, का चाहे काम कहीं कर रहा हो। है। लगातार पाकिस्तान जो है वो पोस्टमैन बना हुआ है, ट्रम्प का कठपुतली बन के काम कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, उसकी औकात नहीं है कि ईरान को दबाव दे सके कि ये बात मान लो, उसकी ये भी औकात नहीं है कि अमेरिका को दबाव दे सके कि मान लो। हाँ, एक बात जरूर आपको देखो, दर्शकों को भी समझनी चाहिए कि आज की तारीख में इतने बमबारी के बाद भी अमेरिका भी नहीं चाहता है कि अब दोबारा से वो बमबारी शुरू हो। ईरान का इतना तबाही हो गया, इतनी तबाही हो गई है कि वो भी अब आगे लड़ाई नहीं चाहता है। लेकिन जो शर्तें हैं वो अपने अपनी शर्तों पे पीछे हटना चाहते हैं। अपने ऑडियंस को ट्रम्प दिखाना चाहते हैं कि देखो इसका यूरेनियम हमने ले लिया, आगे अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जो मैं कहता था पूरा कर लिया। जो ईरान ये चाहता है कि देखो हमने जो अपने ताकत दिखाई और हम यूरेनियम भी बचा ले गए हैं, हाँ। हमारा सब कुछ है, और अमेरिका जो है हमसे हार के भाग गया है। जी सर, आपने क्योंकि यूरेनियम का जिक्र किया तो मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि पिछली बार अगर हम शांति वार्ता की बात करें तो पिछली बार शांति वार्ता जो है 2 वजहों से टूटी। पहली वजह ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे और हॉर्मुज पर नियंत्रण। तो क्या ट्रंप इन दोनों ही मामलों में अब क्या लगता है कि अब जो बातचीत, नेक्स्ट बातचीत, हालांकि ईरान कह रहा है कि अभी बातचीत होगी या नहीं ये कोई फाइनल नहीं है, लेकिन अगर बातचीत होती है सर, तो क्या लगता है कि ट्रंप ये 2 बातों को मान जाएंगे, और अभी तक इन दोनों बातों का क्या समाधान दिख रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछली बार जो बातचीत टूटी थी वो ईरान का कहना है कि यूरेनियम पे हमारी बातचीत नहीं, हम करते रहेंगे। हॉर्मुज की बात थी कि भाई हॉर्मुज जो है वो खुल जाएगा, ये ईरान ने भी कहा था कि अब सबके लिए खुला हुआ है, और अमेरिका ने भी कहा था, लेकिन अमेरिका कहा था कि हमारा ब्लॉकेड हम देखेंगे कि हॉर्मुज में कैसे चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक चला तो ठीक है। लेकिन जो अंदर की बात आई थी निकल के, वो निकल के आई थी कि चूंकि लेबनान पे, हिजबुल्लाह पे इजराइल हमले कर रहा है, और ईरान का साफ कहना था कि अगर आप एक हमले बंद करते हो तो हिजबुल्लाह पे भी बंद होना चाहिए, हर तरफ से भी सीज फायर होनी चाहिए, तभी होगा। तो उसके बाद फिर इजराइल मनाया गया और वहां पे एक सीज फायर वहां पे हो गया, वहां भी। अब बात यह है कि जो अंतिम समझौता होगा तब भी ईरान यही कहता रहेगा कि हमारी जीत हुई है और हमने अमेरिका की बात नहीं मानी है, हमारा यूरेनियम कार्यक्रम जारी रहेगा, सब कुछ रहेगा। वो जब समझौता जब शामिल हो जाएगा, उसके जब टेक्स्ट बाहर आएंगे तब समझ में आएगा कि सचमुच में क्या हुआ। लेकिन अंतिम समय तक जब तक नहीं हो जाता है, दोनों पक्ष अपने अपनी बात पे अड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा। वो बीच का रास्ता क्या होगा, कैसे होगा, वो समझौते पे, और इतना मुश्किल है तभी समझौता नहीं हो पा रहा है। अगर आसान होता तो अभी तक हो गया होता समझौता। अब बात वो है कि एक अंतर समझिए आप, दर्शकों को समझना चाहिए कि रिजीम चेंज वाली बातचीत जो है वो खत्म हो गई है। अमेरिका अब उस पर बात नहीं कर रहा है कि ईरान को छोड़ देंगे। सिर्फ एक शर्त उसकी है कि यूरेनियम जो है वो हमें सौंप दे, वो जो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके निगरानी में पूरे अपना परमाणु कार्यक्रम को ले आए और पारदर्शी तरीके से लाए और हॉर्मुज खोल दे, और कोई डिमांड नहीं है। ये इस पे रेसिस्ट करेंगे कहीं ना कहीं पाने के लिए। और मुझे लगता है कि अंतिम समय में, अभी भले मना कर रहा हो ईरान, लेकिन अंतिम समय में वो बातचीत के टेबल पे आएगा। कहां पे जाके बातचीत होगी? मुनीर जो है बुलाए हैं, और मुनीर ईरान होके आए हैं, ईरान के जो टॉप लीडरशिप है वहां वो सबसे मिल के आए हैं, वो चीजों को समझ के आए हैं, और उसी के बाद फिर ये दूसरी बार बातचीत शुरू हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि अंदर खाने में जो बातचीत हो रही है वो कुछ और हो रही है, बाहर जो दिख रहा है वो दोनों देशों के अपने अपने स्टैंड है। जी सर, अजीत डोभाल का सऊदी जाना इस युद्ध के बीच क्या मतलब निकलता है?
देखिए, निश्चित रूप से भारत के जो लोग हैं सऊदी अरब के साथ खास तौर पे जो है वहां पे लाखों भारतीय रहते हैं, पूरे अगर खाड़ी के देश में देख लो। तौर पर हम अजीत डोभाल को देखें सर, तो भारत में कूटनीति के लिए अजीत डोभाल को सभी जानते हैं कि किस स्तर पर उनकी कूटनीति है। अभी इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब पहुंचा और पूरा रिलेशन बिल्डअप करने की पूरी कोशिश हुई इस युद्ध के बीच, और अब अजीत डोभाल का जिस तरीके से वो सऊदी अभी पहुंचे हैं और सऊदी में बातचीत हुई है, इसका क्या, इस युद्ध के बीच इसका क्या मतलब है? देखिए, वो अलग है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है, धर्म का भी रिश्ता है। अब लोगों को, दर्शकों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन 1978 में शायद, जहां तक ध्यान है 80 के आसपास में, जब मक्का मदीना पे वहां पे टेररिस्टों ने कब्जा कर लिया था, तो पाकिस्तान की फौज वहां गई थी और वहां पे उसको छुड़ाया था। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि यमन में बाकी जो लड़ाई चल रही है, हुती के साथ लड़ाई चल रही है, तो पाकिस्तान की फौजें जो हैं वो वहां जाती रही हैं। जनरल बाजवा जो हैं वो वहां पे पहुंचते रहे हैं, और एक उन्होंने वो बनाया था रेसिस्टेंस फोर्स कर करके, वो उसके हेड हुआ करते थे वो। तो ये पुराने रिश्ते हैं, एक समझौता भी स्ट्रेटेजिक हुआ है। तो अजीत डोभाल ये गए होंगे कि पाकिस्तान के साथ आपके चाहे जो भी रिश्ते हों, उसे हमें मतलब नहीं है, भारत के हित जो हैं वो सुरक्षित होने चाहिए। जी सर, लेकिन अजीत डोभाल का पाकिस्तान जाना इस युद्ध के बीच, हालांकि पाकिस्तान जो है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो है वो मध्यस्थता करवा रहा है, एक तरफ वो जो है सऊदी से भी बात कर रहा है, और इसी बीच हमने ईरान का भी मैसेज जो है वो पाकिस्तान के लिए देखा। सीधा कह दिया था ईरान कि मुझे पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि ईरान जो है हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, लेकिन ईरान की तरफ से मैसेज आता है कि मुझे पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं है। अब अजीत डोभाल का ईरान, सऊदी अरब जाना पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है? पाकिस्तान के लिए सीधा मैसेज है कि अगर आप ये देख रहे हो कि सऊदी अरब के साथ आप संपर्क कर रहे हो और अभी $3 बिलियन जो यूएई को लौटाना था वो सऊदी अरब में दे दिया, सऊदी अरब को आप ट्रूप भेज रहे हो उसकी मदद के लिए, इसका मतलब, और आपने समझौता किया है, रक्षा समझौता भी किया है, उसमें सिक्योरिटी पैक्ट किया था पिछले साल जुलाई में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी और भारत के संबंध खराब हो जाएंगे। सऊदी अरब और भारत के संबंध मजबूत हैं और उन्हीं रिश्तों को और ज्यादा बेहतर, जो वहां पे नया जो एक इक्वेशन बन रहा है, पावर का इक्वेशन खड़ा हो रहा है इस खास तौर पे ईरान और अमेरिका युद्ध के बाद, तो उन्हीं चीजों पे बातचीत करने गए होंगे। जो हॉर्मुज है वो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, सऊदी अरब के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो यूएई के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से उन चीजों पे भी बातचीत होगी, खास तौर पे जो एनर्जी सिक्योरिटी भारत का है, जिसमें सऊदी अरब की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों पे बातचीत होगी। अभी वो चूंकि वहां गए हैं, अभी चीजें निकल के आई नहीं है, अभी मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा, एक आध दिन में वो निकल के चीजें आएंगी कि वहां पे अजीत डोभाल में और जो गए हैं और सऊदी अरब में क्या क्या बातचीत हुई है। जी सर, एक बार फिर से अपने शुरुआती टॉपिक पे, टू द पॉइंट पे अगर वापस आते हैं, तो टू द पॉइंट आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ईरान ने भारतीय जहाज़ों पर हमला किया, एक तो हमने भारत और ईरान के रिश्तों में क्या कुछ बदलाव आ सकता है वो आपसे समझा, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी वो ये कि अब भारत को, जिस तरीके से शुरुआती दौर से ही भारत ने बहुत ही डिप्लोमेटिक होकर जो है फैसले लिए हैं, अब भारत को इस पर क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? देखिए, भारत अभी बहुत कुछ एक्शन नहीं लेगा क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ नहीं जी। वो वार्निंग फायर किया था वहां से, और वार्निंग फायर के बाद हमारे जो दोनों जहाज हैं वो लौट गए, कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जो ये किया है एक्ट, इस पे भारत ने तीखा ऐतराज जताया, उसके राजदूत को बुला करके ये समझा दिया कि भाई ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्लोमेटिक भाषा में समझाया जाता है, लेकिन हम सामान्य तौर पे कहें अपने आपस की जो बातचीत की भाषा है, तो उसको पूरी तरह बहुत सारी बातें सुनाई गई और चेतावनी दी गई कि भाई आगे नहीं होना चाहिए। अब चूंकि वहां पे एक बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन है, ईरान जो है बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है, उस पे इतना उसका नुकसान हुआ है, एक समझौता वहां होना है और वहां लीडरशिप भी नहीं है।
वो तो वहां का लीडरशिप, जितने टॉप लीडरशिप हैं लगभग सभी मर चुके हैं, सभी मारे जा चुके हैं, कम्युनिकेशन की भी स्थिति नहीं है। तो क्या वहां पे मैसेजिंग में कुछ गड़बड़ी हुई, ईरान ने क्या सफाई दी, वो अभी बात सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ईरान ने अगर जानबूझ के ऐसा किया है और कोई मैसेज भले वो अमेरिका को देना चाहे या किसी को देना चाहे, तो ये भारत और ईरान के बीच संबंधों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरी बात कि जो ईरान है, वो ईरान की जो भारत की उपयोगिता थी वो खासतौर पे जो मध्य एशिया के देश हैं वहां से चाबहार पोर्ट को लेकर के था, अफगानिस्तान का जो कनेक्टिविटी था उसको लेके था। लेकिन इस बार का बजट में आप देखेंगे तो चाबहार पोर्ट के लिए जो पिछले साल बजट में 400 करोड़ का जो किया गया था कि 400 को खर्च करेगा भारत, इस बार वो जीरो था, बजट में उसका जिक्र ही नहीं है चाबहार पोर्ट का। जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे टू द पॉइंट में काफी जो हमारे दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो हम एक दो कमेंट्स भी लेंगे और आपसे जो है उस पर हम जवाब चाहेंगे। हमारे कुछ दर्शक जो है वो लिख रहे हैं कि अमेरिका मेड अ बिग मिस्टेक बाय स्टार्टिंग अ वॉर विद ईरान। इस पर क्या कुछ आपके कमेंट्स है सर? देखिए, ये भावनात्मक बातें होती हैं, मिस्टेक करना नहीं करना, लेकिन एक डिप्लोमेटिक जो लड़ाई है वो सिर्फ ये है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार न बना ले जी, और परमाणु हथियार के साथ लंबी दूरी का वो मिसाइल न बना ले जी। दो चीजें उसका मेन है अमेरिका का जी, और वो क्यों है? वो इसीलिए है कि ईरान में हमेशा जो मेन उसका जो नारा रहा है और जो गोल रहा है एक देश के रूप में, अभी से नहीं, जब से ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 से, तब से डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल ये नारा रहा है, यानी कि अमेरिका के खिलाफ खुल के रहा है वो। ऐसे में अमेरिका ये नहीं चाहता है कि ये बना ले और किसी भी कीमत पे रोकेगा। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, सर आपकी आवाज जो है वो म्यूट हो गई है सर, एक बार देखिएगा प्लीज। नहीं, हमारी तरफ से ठीक आ रही है आवाज। जी बिल्कुल सर, आपसे एक सवाल समझना चाहूंगी कि क्या लगता है कि जैसे भारत इसमें तो अपनी मध्यस्थता दिखाया ही डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, लेकिन अब जो बातचीत होनी है अमेरिका और ईरान के बीच, क्या वो बातचीत संभव है? क्या वो बातचीत हो पाएगी और क्या वो बातचीत होकर सीज फायर जो है वो लागू हो पाएगा? और जिस तरीके से अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के भीतर लगातार हमले हो रहे हैं, क्या वो हमले रुकेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अब मैंने पहले भी बताया दर्शकों को, एक बार फिर से बताता हूं कि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि लड़ाई शुरू हो, ईरान भी नहीं चाहता है कि लड़ाई शुरू हो। ये जो सीज फायर हुआ था वो सीज फायर हुआ था ये इस बात को लेकर के कि अमेरिका ने जब धमकी दी थी ट्रंप ने खास तौर पे कि उसके सारे पावर स्टेशन को और सब कुछ को हम उड़ा देंगे, उसके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उड़ा देंगे, पावर स्टेशन उड़ा देंगे। और उसके बाद ईरान ने कहा था कि जितने डिसैलिनेशन प्लांट हैं, यानी कि समुद्र का खारा पानी साफ करके जो पीने का पानी जो खाड़ी के देशों में आता है, वो सब हम उड़ा देंगे दूसरे देशों में। यानी कि एक बड़े मानवीय संकट की तरफ दुनिया बढ़ रही थी। उसी में बात यह हुई कि भाई बीच में कोई समझौता हो, और उसमें मुनीर की बात हुई और पाकिस्तान बीच में पोस्टमैन बना, पोस्टमैन बन के एक दूसरे की बात की। 11-12 अप्रैल की आपने देखा कि वहां चर्चा हुई और इतने लंबी बातचीत, लगभग 21 घंटे की शायद बातचीत थी, उनकी चर्चा थी, और उसके बाद भी नहीं पहुंचा कोई। ये कहा भी गया कि चूंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसलिए उस वक्त नहीं हुई थी और एक आध बातचीत में हो जाएगी। तो दर्शक जो कह रहे हैं कि वो गलती की अमेरिका ने, निश्चित रूप से जो कैलकुलेशन अमेरिका का था कि हम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में बम्बार्डिंग करेंगे और ये कर देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे, वो नहीं हुआ। ये गलती भारी की, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन खराब हो गया। लेकिन जो कारण है वो कारण अपने आप में बने हुए हैं और कोई ईरान पे आज का प्रतिबंध नहीं है। ये पहले से प्रतिबंध है, उसके तमाम तरह के अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत जो है पहले कभी खरीदता था उसे तेल, भारत क्या दुनिया का कोई भी देश उसे तेल नहीं खरीद पा रहा है। आपने देखा कि ईरान का एक जो कार्गो शिप जो था तेल वाला,
वो भारत के तट पे खड़ा रहा है और जो रिलायंस इंडस्ट्री से लेके जितने भी रिफाइनरी थे उसने लेने से मना कर दिया गया, क्योंकि अगर एक बार उसका तेल लेते हैं तो फिर बाकी दुनिया में आप जितना व्यापार कर रहे हैं, जो चीजें सप्लाई कर रहे हैं यूरोप में और अमेरिका में, सब कुछ वो उस पर आपको प्रतिबंध लग जाएगा जी, क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी, जैसे भारत ने एक न्यूट्रल स्थिति अपनाई है कि भाई लड़ाई आपकी है, हमारा मतलब उसमें नहीं है, भारत का कोई नया नहीं है, हम किसी रूप में उसमें पार्टी नहीं बन रहे हैं। पार्टी क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हमारा ईरान से भी कोई खतरा नहीं है, अमेरिका से उसने खतरा नहीं है। लड़ाई उन दोनों की है और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये 1979 की लड़ाई है। और अमेरिका, ईरान जो है हिजबुल्लाह के थ्रू, सीरिया के थ्रू, हुती के थ्रू आप ईरान पे, इजराइल पे लगातार हमले कर रहे हो। हिजबुल्लाह के थ्रू हमास को जो पैसे देता था, हमास ने जिस ढंग से हिजबुल्लाह ने हमले किए थे 2023 में 7 अक्टूबर, सबको ध्यान होगा, 1200-1400 लोगों को मार दिया था, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया था। बातचीत तो वही शुरू हुई ना, वही हिजबुल्लाह है ना, वही हमास है ना, बैक तो ईरान का ही है वो। तो ये चीजों को भूलना नहीं चाहिए, सब कुछ कॉन्टेक्स्ट में है। जी सर, समय की पाबंदी की वजह से हमें इस डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से जुड़ेंगे टू द पॉइंट में और टू द पॉइंट बिल्कुल बातचीत करेंगे। तो फिलहाल मुझे और सर को भी दीजिए इजाज़त और फिर जुड़ेंगे इसी समय पर एक बार फिर अगले दिन। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।